Hello my dear friends, I am Professor Vayam Khan and this is the part 5 of unit number 3 control action, controllers and electrical systems of subject automatic control system. In previous videos we have studied about the various types of controller such as proportional type, integral type, derivative type, combination of these types, these separate controllers like PI type of controller, PD type of controller and PID type of controller. In this video we are going to start with the electrical system parts, in which we are going to study various types of electrical systems like servo motors, like stepper motor, what is the meaning of servo mechanism and what are the various control actions. Okay, so this electrical system part is more of the part where we are using some controllers to control some mechanisms, okay, or some you can say some systems. Okay, so these systems that are being controlled by a controller, we are going to study these systems. Okay, so let us begin. The first thing that we have to study in this electrical system is servo motor. Now whenever a word servo comes in our mind, okay, so as the name recommends, a servo motor is nothing but a servo mechanism. It's a mechanism, okay, servo mechanism which uses which is used to reduce the efforts. Okay, servo, this specific meaning of servo is that it is used to reduce the efforts, like in the cars we use electrical power steering, okay, in which the efforts that are required for driving the vehicle or turning the vehicle is reduced by using a servo motor. So that specific mechanism is called as servo mechanism. Okay, similarly all the more particularly it is a servo mechanism. A servo motor is nothing but a servo mechanism that uses position input to control its movement and last position. क्या रहता है सर्वो मोटर में कि इट इज़ जैसे हमारा इंडक्शन मोटर है उसी तरीके की ये मोटर है, बट इसके अंदर जो शाफ्ट की पोजीशन है, जो शाफ्ट का एंगल है, उसके बेसिस पर हम क्या करते हैं, उसका कंट्रोल एक्शन डिसाइड करते हैं. जैसे कि हमारे शाफ्ट का पोजीशन एक स्पेसिफिक पॉइंट पर हमारी शाफ्ट होगी, एक स्पेसिफिक एंगल पे हमारी शाफ्ट होगी. ओके, तो उसकी बेसिस पर हम क्या करेंगे, इस मोटर का इनपुट डिसाइड करेंगे. ओके, कितनी हमको इस मोटर को रोटेशन देना है, कितना इसको मूव करना है, इसकी शाफ्ट को कितना टॉर्क देना है, इट विल डिपेंड ऑन द शाफ्ट पोजीशन. ओके, शाफ्ट की पोजीशन, शाफ्ट की स्पीड, इसके ऊपर डिपेंड करता है हमारे इस मोटर का इनपुट सिग्नल. ओके, जैसे हमारे इंडक्शन मोटर है, इंडक्शन मोटर को हमने जैसे सप्लाई देंगे वो रोटेशन शुरू हो जाएगा, बराबर है. तो जितना आप सप्लाई जितनी देर तक दोगे उतनी देर तक वो मोटर का रोटेशन, जो शाफ्ट है वो रोटेट होती रहेगी. पर इसमें ऐसा नहीं है. सर्वो मोटर में हम क्या करते हैं, वी डिसाइड इट ऑन द बेसिस ऑफ द स्पीड एंड द पोजीशन ऑफ द शाफ्ट. जो शाफ्ट की पोजीशन है, स्पीड है, उसके बेसिस पर हम क्या करते हैं, उसका इनपुट डिसाइड करते हैं, ताकि हमको जो कंट्रोल करना है मोटर को, या जो भी हमारा मोटर से कनेक्टेड जो भी कंपोनेंट रहेगा, इसको जैसा आपको कंट्रोल करना है वैसे आप क्या कर सकते हैं, उसको कंट्रोल कर सकते हैं, विच इज़ नॉट पॉसिबल इन इंडक्शन मोटर. ओके, द डेटा टू इट्स कंट्रोल इज सम सिग्नल. जो भी डेटा रहता है इस सर्वो मोटर का इज सम सॉर्ट ऑफ सिग्नल. ओके, उसका जो इनपुट है वो कुछ एक टाइप का सिग्नल है. आइदर इट इज़ अ सिंपल और इट इज़ एन एडवांस्ड वन स्पीकिंग टू द पोजीशन डायरेक्टेड फॉर द आउटपुट शाफ्ट. ये जो भी इनपुट सिग्नल है, ये सिग्नल क्या करता है कि इट इज रिलेटेड विथ द पोजीशन ऑफ आउटपुट शाफ्ट. जो आउटपुट शाफ्ट है, इसकी पोजीशन के बेसिस पर हम क्या करते हैं, इस मोटर को इनपुट सिग्नल देते हैं. ओके, और द मोटर देन इज मैच्ड विथ सम सॉर्ट ऑफ एनकोडर टू गिव पोजीशन एंड स्पीड इनपुट. ये हमको कैसे मिलता है, ये जो भी शाफ्ट का पोजीशन है, जो भी स्पीड है, ये हमको कहाँ से पता चलती है. सो इट इज अचीव्ड बाय एन एनकोडर. वो हम अचीव करते हैं एक एनकोडर
या पोटेंशियोमीटर के जरिए से। ओके, सो ये पोटेंशियोमीटर या एनकोडर जो होता है ये कपल्ड रहता है हमारे शाफ्ट के साथ में। जैसे शाफ्ट घूमेगा जिस पोजीशन पे वो रहेगा उस पोजीशन को वो क्या करता है, एनकोडर या पोटेंशियोमीटर डिटेक्ट करता है, और डिटेक्ट करने के बाद में एक फीडबैक सिग्नल जनरेट करता है, जो फीडबैक सिग्नल एरर डिटेक्टर को दिया जाता है, जहाँ से ये एरर डिटेक्टर और जो हमारा डेलिब्रेटेड सिग्नल है, मतलब जो हमारा फिक्स्ड सिग्नल है जो हमको चाहिए है, ये सिग्नल और ये फीडबैक सिग्नल कंपेयर करके एक ब्लंडर सिग्नल या जिसको हम एरर सिग्नल बोलते हैं वो जनरेट किया जाता है। सो ये जो है तो ये हम ज़्यादा और बेहतर तरीके से विद द हेल्प ऑफ फिगर वी कैन अंडरस्टैंड दिस। सो दिस इज अ जनरल टाइप ऑफ सर्वो मोटर, एन इंडस्ट्रियल सर्वो मोटर विच इज़ यूज्ड इन वेरियस एप्लीकेशंस। इसको अलग अलग एप्लीकेशंस में यूज़ किया जाता है। तो ये जो पार्ट आप देख रहे हैं सामने, दिस इज़ योर सर्वो मोटर, ये उसकी शाफ्ट है। ओके, सो बेस्ड ऑन दिस शाफ्ट पोजीशन एंड स्पीड द इनपुट ऑफ दिस मोटर विल बी गिवन। देखो कैसा रहता है, दिस इज योर टारगेट पोजीशन। हमको ये टारगेट पोजीशन दी रहती है। टारगेट पोजीशन मतलब शाफ्ट में 30 डिग्रीज कंप्लीट करना है, 40 डिग्रीज कंप्लीट करना है, 60 डिग्रीज रोटेशन कंप्लीट करना है, 160 डिग्री रोटेशन कंप्लीट करना है। ये टारगेट पोजीशन का वैल्यू हम देते हैं इनपुट के जरिए से। ओके, ये एरर डिटेक्टर है जो कि कंपेयर करता है फिलहाल की जो शाफ्ट की पोजीशन है उसको with the target position. So your actual position is compared with the target position by this error detector. Okay, now this error signal is generated. ये error signal यहाँ पर generate होगा because of this target position and actual position difference. So this error signal is given to the controller which generates a signal which is given to this motor. Okay, इस motor को वो दिया जाता है। Based on that error signal, this motor either rotates, ओके, और इसका रोटेशन होता है, एंड दिस मोटर देन रोटेट्स और टर्न्स द गियर्स एज पर द गिवन इनपुट सिग्नल। जैसा उसका इनपुट सिग्नल रहेगा, जैसा वो कंट्रोलर उसको सिग्नल देगा कि इतने डिग्रीज से घुमाओ, इतना डिग्रीज से क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज घुमाओ, सो दैट इज डन बाय द मोटर। और ये मोटर क्या करती है, वही शाफ्ट जो रहता है इस मोटर का वो कपल्ड रहता है हमारे गियर्स को, जो क्या करती है इन गियर्स को घुमाती है, जिस वजह से हमारे को कोई एक मोशन मिलता है। ओके, सो यहाँ पर ये जो शाफ्ट है इट विल बी कपल्ड विद दिस एनकोडर। ये एनकोडर के साथ कपल्ड रहेगा। ये एनकोडर थोड़ा सा हाई एंड एप्लीकेशंस में यूज किया जाता है, और वी कैन ऑल्सो कपल दिस शाफ्ट विद दिस पोटेंशियोमीटर। ये पोटेंशियोमीटर के साथ भी हम उसको कपल कर सकते हैं। तो दोनों भी क्या करते हैं, एक ही काम करते हैं, दोनों का भी फंक्शन एक ही है कि जो शाफ्ट की पोजीशन है सो वो डिटेक्ट करना। सो देयर मेन पर्पस इज टू सेंस द शाफ्ट पोजीशन। ये दोनों का भी क्या मेन पर्पस है, इट इज टू सेंस द पोजीशन ऑफ द शाफ्ट। ओके, सो इट इज आइदर डन बाय एनकोडर और पोटेंशियोमीटर। ओके, सो दिस पोजीशन, ये जो पोजीशन पे शाफ्ट है ये सेंस करके फीडबैक, ये दोनों भी क्या करते हैं, हमारे फीडबैक जो है वो फीडबैक देते हैं एरर डिटेक्टर को। सो दिस टू आर दी पोजीशन सेंसर। ये पोजीशन सेंसर का काम करते हैं। सो ये एरर डिटेक्टर को देने पर एरर डिटेक्टर क्या करता है, ये जो भी पोजीशन सेंसर का सिग्नल है उसे हमारे टारगेट पोजीशन वाले वैल्यू के साथ कंपेयर करता है और एक एरर सिग्नल प्रोड्यूस करता है, जिस वजह से अगर हमारा पोजीशन जो चाहिए हमारी टारगेट पोजीशन से अगर हमारा एक्चुअल पोजीशन अलग है, सो वो क्या करेगा, उसके अंदर करेक्शन कर लेगा। ओके, जैसे टारगेट पोजीशन 45 डिग्रीज एंगल पर शाफ्ट होना चाहिए। ओके, सो 45 डिग्रीज पर अगर नहीं है, 40 डिग्रीज पर है, तो 5 डिग्री वो क्या करेगा, उसको आगे बढ़ा देगा। सो लाइक दिस क्या होता है कि ये सर्वो मोटर का क्लोज लूप सिस्टम वर्क करता है। दिस इज द जनरल वर्किंग ऑफ योर सर्वो मोटर। ओके, नाउ लेट अस गो अहेड, पार्ट्स को थोड़ा और अच्छे से समझ लेते हैं। देखिए, दिस इज योर सर्वो मोटर, दिस इज द एक्चुअल सर्वो मोटर विच विल बी कपल्ड विद दिस एनकोडर और पोटेंशियोमीटर। ओके, सो अंदर के पार्ट्स क्या है, सो दिस इज योर शाफ्ट। ये शाफ्ट क्या करेगी, ट्रांसमिट करेगी टॉर्क, इट विल ट्रांसमिट टॉर्क द
टू द सम एप्लीकेशंस, कुछ एप्लीकेशंस को, कुछ मैकेनिज्म को, कुछ कंपोनेंट्स को वो क्या करेगी, ये शाफ्ट पावर देगी. ओके, सो दिस इज योर बेरिंग जो होल्ड करती है इस शाफ्ट को. देन दिस इज योर वाइंडिंग, कॉपर वाइंडिंग यहाँ पर आप देख रहे होंगे. देन दिस इज द पार्ट ऑफ स्टेटर, ये जो स्टेटर का पार्ट है, दिस वाइंडिंग इज ऑल्सो पार्ट ऑफ स्टेटर. Then this is your encoder which is attached at the end of your motor and which is coupled with the shaft. ये शाफ्ट के साथ में कपल्ड किया है ताकि जो रोटेशन है, जो मूवमेंट है उसकी, वो क्या कर सके, डिटेक्ट कर सके. ओके, ये एनकोडर केबल है, ये हमारी मोटर केबल है. एंड दिस मिडल वाइट पोर्शन इज नथिंग बट योर रोटर विच रोटेट्स दिस शाफ्ट, जिसकी वजह से ये शाफ्ट क्या होती है, रोटेट होती है. So this is general construction of your servo motor. Okay, now let us understand how it works. So servo motors control position and speed very precisely. Servo motor क्या करती है, जो पोजीशन है और स्पीड है इसको बहुत प्रिसाइजली कंट्रोल करती है. ओके, सर्वो मोटर्स आर नथिंग बट मोटर्स बट विच आर अटैच्ड विद अ सर्वो मैकेनिज्म. ओके, now a potentiometer can sense the mechanical position of the shaft and hence it couples with the motor shaft through gears. Okay, जो पोटेंशियोमीटर है उसको हम क्या करते हैं, जो भी पोटेंशियोमीटर रहेगा या इसकी जगह अगर हम एनकोडर यूज कर रहे हैं तो इसको हम क्या करते हैं, कपल करते हैं विद द शाफ्ट ऑफ द motor. Okay, which senses the mechanical position of the shaft, hence it is coupled with motor along with the gears. Okay, now the current position of the shaft is converted into an electrical signal. जो भी position रहेगी shaft की, जैसे यहाँ पर ये shaft है, so इस shaft की जो भी position रहेगी ये क्या करेगा, encoder और potentiometer क्या करेगा, उसको convert करेगा एक electrical signal में, which will be given to the command input signal, that is your error detector. Error detector को वो दिया जाएगा. Okay, and in modern servo motors electronic encoders or sensors are also used. So we give command input according to the position of the shaft, and if the feedback signal differs from the given input, an error signal alters the user. Okay, so जैसा हमारा feedback signal रहेगा उसको हम compare करेंगे हमारे इनपुट सिग्नल से, मतलब टारगेट सिग्नल से, और टारगेट सिग्नल और इनपुट फीडबैक सिग्नल में अगर कुछ डिफरेंस दिखता है तो एरर सिग्नल वहाँ पर जनरेट होगा विच विल अल्टर द पोजीशन ऑफ द शाफ्ट. वो पोजीशन को क्या करेगा, शाफ्ट के अल्टर करेगा. ओके, इन केस अगर एरर सिग्नल जीरो है तो मोटर का जो रोटेशन है वो क्या हो जाएगा, स्टॉप हो जाएगा. इट विल स्टैंड स्टिल. ओके, वो जो भी रोटेशन है शाफ्ट का वो रुक जाता है, बंद हो जाता है. ओके, द कमांड इनपुट इज इन फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिकल पल्सेस. जो भी कमांड्स है इट इज ऑलवेज गिवन इन इलेक्ट्रिकल पल्सेस एज द एक्चुअल इनपुट टू द मोटर इज द डिफरेंस बिटवीन द फीडबैक सिग्नल दैट इज योर करंट पोजिशन एंड द रिक्वायर्ड सिग्नल दैट इज योर टारगेट position. Hence the speed of the motor is proportional to the difference between current position and required position. So the speed of your motor depends on the error signal. जितना error signal जैसा रहेगा उस proportion में क्या होगा, ये मोटर का rotation होगा, इस shaft का rotation होगा. So the amount of power required by the motor is proportional to the distance it needs to travel. जितना उसको travel करना पड़ेगा, जितना angle में उसको rotate होना पड़ेगा, उतना क्या रहेगा, उसको पावर लगेगा. ओके, सो दैट इज योर सर्वो मोटर, यू कैन से वर्किंग. सो देर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ सर्वो मोटर्स बेसिकली. So basically there are two types of servo motors, that is AC servo and DC servo motor, based on the input signal given to them or the current used for their working. So AC is nothing but alternating current servo motors. So AC servo motors, they generally work on AC supply. They deal with higher current surges and have a tendency to be utilized as a part of mechanical hardware, whereas the DC servo motors, they work on DC supply and they are not intended for high current surges where the fluctuations are there. So DC servo motors should not be used because the fluctuations can damage the motor and its coils. Okay,
So it is not intended for high current surges and are typically more qualified for lighter applications. AC servo motors are generally cheap, they are less costly as compared with the DC servo motors, they are costlier. So you can see here, this is a type of AC servo motor, this is a DC where direct current is given to the motor. Here alternating current is given here. Okay, so let us understand the first type of servo motor, that is AC servo motor. So an AC servo motor is basically consisting of a stator, it has a stator and a rotor. So स्टेटर हैज़ टू डिफरेंट वाइंडिंग्स, दो अलग अलग वाइंडिंग है स्टेटर की, एक को हम रेफरेंस वाइंडिंग बोलते हैं और दूसरा रहता है कंट्रोल वाइंडिंग. ओके, सो देयर आर टू वाइंडिंग्स इंक्लूडेड इन अ स्टेटर ऑफ ए एसी सर्वो मोटर्स, रिमेंबर दैट. ओके, दो वाइंडिंग है, एक मेन वाइंडिंग है जो ऑन वाइंडिंग जिसको हम बोलते हैं. सो ऑन वाइंडिंग इज नथिंग बट योर मेन वाइंडिंग. ओके, एंड दिस इज योर मेन वाइंडिंग, ये मेन वाइंडिंग है. ओके, विच इज also called as on winding, and then there is the reference winding which is used for excitation by a constant voltage AC supply. AC supply is given to this reference winding, this is your reference winding. Okay, and another one is control winding. Okay, so this control winding, it is excited by a variable control voltage which is obtained for a servo amplifier. So there is a servo amplifier connected to this control winding which excites, which actuates this winding. Okay, this control winding is actuated, is excited by a variable control voltage which is obtained for a servo amplifier, and the other winding, which is the reference winding, which is placed 90 degrees away from the control winding. These two windings are placed at 90 degrees from each other and 90 degrees from each other in a space. Okay, so this second reference winding is excited by your alternating current supply. Okay, so as soon as the supply is given to these windings, the winding which is in 90 degrees away from each other and control voltage 90 degrees out of phase with respect to the voltage applied to the reference winding, this is very necessary to generate the magnetic field. So by placing them at 90 degrees we intend to produce the rotating magnetic field. So because of this position at 90 degrees, these two windings, they produce the rotating magnetic field. Now this rotating magnetic field interacts with the rotating with the rotor current, and it produces the torque which rotates the rotor. So there is current present in the rotor, and this current interacts with your rotating magnetic field and it produces the torque which rotates the rotor, or you can say which rotates the shaft. So this is how your AC servo motor works. So again I'll repeat it in just a faster way. So there is your reference winding, there is your control winding, both are placed at 90 degrees to each other. Then there is your rotor present in it. Okay, now this control winding is excited by a control voltage which is taken from a servo amplifier, and this reference winding has an AC supply given to it, because of which they produce a rotating magnetic field, and this rotating magnetic field come in contact, or it interacts with the current present in the rotor, and hence it produces a torque which rotates the shaft. So this is how your AC servo motor works. This is the principal working of AC servo motor. Okay, then there is your synchronous type of servo motor. Now this is an induction type of AC motor where the magnetic field is induced in it. So it is an induction type of servo motor. Then there is another type of servo motor which is also called as synchronous type AC servo motor.
This is also called as brushless servo motor. In this synchronous type AC servo motor, it consists of a stator. Okay, there is a stator core present in it, and there is a rotor present in it. Okay, so the armature coil, the stator consists of a cylindrical frame. So stator consists of a cylindrical frame and stator core. So there is a stator core and stator cylindrical frame. Then the armature coil is wound around the stator core, and the coil end is connected to with a lead wire through which current is provided to the motor. So this lead wire, it provides current to this motor, and the rotor consists of a permanent magnet, and hence these are also called as brushless servo motors. You can say this is another figure of this synchronous type of servo motor, where stator is separately shown here and the rotor is separately shown here. The rotor is having this shaft. Okay, now when this rotor is placed inside this stator, which is having the stator core and lead wire connected to it, so when the stator field is excited, the rotor follows the rotating magnetic field of the stator at the synchronous speed. As the name suggests, synchronous, so it is synchronized with the speed of the rotor. So if the stator field stops, the rotor also stops. So the rotor speed is synchronized with the stator field which excites the rotor. जो रोटर है ये सिंक्रोनाइज्ड है हमारे स्टेटर के एक्साइटिंग फील्ड से, उसके फील्ड मैग्नेटिक फील्ड के साथ में वो सिंक्रोनस रहता है. तो जैसा आपका स्टेटर का मैग्नेटिक फील्ड का स्पीड रहेगा, वैसे हमारे रोटर का स्पीड भी यहाँ पर उसी तरीके का रहेगा. इसीलिए इसको बोला जाता है सिंक्रोनस टाइप ऑफ एसी सर्वो मोटर. नाउ दिस स्टेटर इज हैविंग अ परमानेंट मैग्नेट, sorry, the rotor is having a permanent magnet, so no rotor current is needed, and hence there is less heat produced in this motor. So the rotor does not need any kind of current because it uses permanent magnet. So these motors have high efficiency due to the absence of rotor current, and in order to know the position of the rotor with respect to the stator, an encoder is placed at the end of the rotor and it acts as a feedback to the motor controller. So जैसी स्टेटर की स्पीड है वैसी रोटर की स्पीड रहेगी, इसलिए इसको बोलते हैं सिंक्रोनस टाइप ऑफ मोटर. ओके, इसमें रोटर में किसी भी तरीके का करंट नहीं रहता है. जैसा हमारा स्टेटर में मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा वैसा वो मैग्नेटिक फील्ड क्या करेगा, इस रोटर को भी घुमाएगा, क्योंकि ये है हमारा परमानेंट मैग्नेट. ओके, सो दिस इज द वर्किंग ऑफ योर सिंक्रोनस टाइप ऑफ सर्वो मोटर. Then what are the various features of AC servo motor? So they are light in weight for quick response, they are robust in construction, it is reliable and its operation is stable in nature. Then they perform very smoothly, and the operation is very noise free. So the large, again one of the important feature is large torque to weight ratio is obtained from this servo motor. So again one of the feature is large resistance to reactance ratio, that is your R by X ratio. So then there is no need of brushes or slip rings, and hence maintenance free. They are maintenance free, they do not have brushes or slip rings. So again driving circuits are simple to design, and important one is the negative slope of the torque slip characteristics adds more friction, improving the damping. Okay, this improves the stability of the motor. Because of this negative slope of torque slip characteristics, the stability of motor increases. This feature are also called internal electrical damping of two-phase AC servo motor. Okay, so these are the features of AC servo motors. What are the applications of AC servo motors? So most of the time AC servo motors are preferred for low power applications where power is less required, and hence they prove very to be good at very low power applications. And then another applications of these AC servo motors are instrument
servos, they are used in instrument servos, they are used for process controllers in robotics, self-balancing records, machine tools where precise angular motion is necessary, so these servo motors are preferred there. So these AC servo motors are used in these applications. So